हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग वीडियो के अंदर देखेंगे प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल और बाद में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूछा जाता है ये टॉपिक। ये प्रिंसिपल्स, जितने भी प्रिंसिपल्स है वो हमें कंपल्सरीली आने ही चाहिए। जब हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मली तो फंडामेंटल ट्रूथ। क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ है जो मैनेजर्स को बेसिकली गाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग में, कि किस तरह से मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स देखेंगे? प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल, यहाँ पे हेनरी फ्योल की जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखेंगे हेनरी फ्योल कौन थे? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स की बात की है, 14 अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक करके प्रिंसिपल्स देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमको जो दिया है वो दिया है डिवीजन ऑफ वर्क। जब मैं डिवीजन ऑफ वर्क की बात करता हूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं स्पेशलाइजेशन। मतलब कि जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है ना, उसको वही काम देना है। अगर हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इंसान की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इंसान की स्पीड बढ़ जाती है। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं ये चीज। अगर से फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है जहां पे शर्ट बनाते हैं, एक इंसान को मैंने रखा है क्लोथ कटिंग के लिए, एक जन को मैंने रखा है स्टिचिंग के लिए, एक जन को मैंने रखा है पैकिंग के लिए। अब एक चीज सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ क्लोथ कटिंग का काम कर रहा हूं, कोई और इंसान है जो सिर्फ स्टिचिंग का काम कर रहा है, तो हम लोग उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। बहुत ही स्पीड के साथ उस काम को कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल बताया है, उन्होंने बताया है डिवीजन ऑफ वर्क, कि किसी भी इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, हमेशा कोई भी एक पर्टिकुलर काम करना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट है। और उस वजह से उस इंसान की स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज क्या कर रहा है? रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली जो भी मेन टास्क है, उस टास्क को पहले हम लोग कॉम्पैक्ट टास्क में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर जो इंसान जिस काम में एक्सपर्ट है उस इंसान को हम लोग वो काम एलोकेट करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम लोग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड ऑब्लिगेशन। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हम लोग किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उस इंसान के पास ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है। अगर हम लोग किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो हमें उस इंसान को अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, पावर भी देना ही होगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने आपको बोला है आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, बट यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स के लिए आप लोग, रॉ मटेरियल का पावर नहीं है, रॉ मटेरियल्स को यूज नहीं कर सकते, या फिर प्रोडक्शन के लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए तो टूल रूम में नहीं जा सकते। तो अगर मैं अथॉरिटी ही नहीं दूंगा, आपको परमिशन ही नहीं दूंगा, पावर ही नहीं दूंगा, तो क्या आप लोग प्रोडक्शन कर सकते हो कभी भी? नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। एक चीज याद रखेंगे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही चीज होनी चाहिए। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन बोथ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए हमेशा। दो प्रिंसिपल्स हुए अभी तक, याद रखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? डिसिप्लिन है। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा बिजनेस है, तो मैं सबसे पहले उसके अंदर क्या करता हूं? रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करता हूं, कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं सुपरविजन की जरूरत है। जितना ज्यादा हम लोग सुपरवाइज करते हैं उतना डिसिप्लिन मेंटेन होता है। और अगर हम लोग चाहते हैं डिसिप्लिन मेंटेन हो तो हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, अ गुड बिल्ट इन सिस्टम ऑफ पेनल्टीज। अगर पेनल्टी सिस्टम लेके आ जाऊंगा तो अपने आप डिसिप्लिन मेंटेन होगा ही होगा, अनुशासन होगा मेंटेन। कैसे? बिल्ट इन सिस्टम ऑफ पेनल्टी की मदद से। याद रखेंगे, थर्ड हमारा प्रिंसिपल क्या है? डिसिप्लिन। नेक्स्ट फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में इवन शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? अ पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली।
मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको ऑर्डर कितने लोगों से मिलना चाहिए? सिर्फ एक ही इंसान से मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सुपीरियर है जो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है सबॉर्डिनेट को, वो ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग सुपीरियर है, सुपीरियर 1 2 3, बहुत सारे सुपीरियर्स एक ही एम्प्लॉय को अगर ऑर्डर देंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। सो वो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। याद रखेंगे, अ पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। सो ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर ड्यूअल सुपीरियर्स है, अगर बहुत ज्यादा सुपीरियर्स है तो क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए। हमारे 4 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब जब हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन हेड एंड वन प्लान। मतलब अगर हम लोगों का सेम ऑब्जेक्टिव है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो प्लान भी एक ही होगा। और अगर प्लान एक है तो हेड भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग आसानी से हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं। सो हमेशा याद रखेंगे, हेड कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। और हमको याद रखना है, हमको डिफरेंस पता होना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। जब हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं तो वो किससे डील कर रहा था? पीपल। किससे डील कर रहा है? लोगों से डील कर रहा था। जब मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करता हूं तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किससे डील कर रहा है? एक्टिविटीज से। याद रखेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड डील्स विथ पीपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डील्स विथ एक्टिविटीज। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज होती है, एक होता है जनरल इंटरेस्ट और एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की है तो मेरा खुद का कुछ इंटरेस्ट रहा होगा डेफिनेटली, सैलरी है, प्रमोशन है, रिकॉग्नाइजेशन है, कोई भी चीज हो सकती है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरेस्ट रहेगा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, गुडविल है, मार्केट कैप्चर करना है, कुछ भी। लेकिन एक चीज सोच के देखो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और जनरल इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जनरल इंटरेस्ट। अगर जनरल इंटरेस्ट फुलफिल हो गया तो जाके इंडिविजुअल इंटरेस्ट फुलफिल होगा ना। अगर बिजनेस का ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता तो क्या एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा कभी भी? नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए बोला गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब जो जनरल इंटरेस्ट है वो हमेशा ऊपर रहेगा और सबऑर्डिनेशन का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बाद में आएगा। सो क्लियर होना चाहिए ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन। ऑब्वियस बात है, हम लोग अगर कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सैलरी। सैलरी कितनी लेंगे उस चीज के बारे में। सो रेम्यूनरेशन की जब बात आती है तो हमको ध्यान रखना है कि हम लोग जो रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, द रेम्यूनरेशन मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्टरी। मैं अगर आप लोगों को सैलरी पे कर रहा हूं तो एकदम फेयर होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, एम्प्लॉयर को भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए और एम्प्लॉय को भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो सैलरी ये सब पहले ही डिस्कस होनी चाहिए और एकदम फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन। जब हम लोग सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पावर सिर्फ एक जन के पास है, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही सभी लोगों को परफॉर्म करना है। वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन। आप लोग अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते हो। इसको अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? एवरीथिंग विच इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपीरियर इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। रिपीट कर रहा हूं, एवरीथिंग विच इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपीरियर इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग विच इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सुपीरियर को इंपॉर्टेंस मिलता है तो सेंट्रलाइजेशन, और अगर सबऑर्डिनेट्स को मिल रहा है तो डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब मैंने अगर पावर सबको दे दिया तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब सब लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। और याद रखना, सेंट्रलाइजेशन नॉर्मली कहां पे फॉलो कर सकते हैं? जिनका बिजनेस स्मॉल स्केल पे। अगर रिलायंस की बात करता हूं, रिलायंस इतने लार्ज स्केल पे, क्या वो लोग सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर सकते हैं? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, स्केलर चेन। जब हम लोग स्केलर चेन की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट करने के लिए भी तरीका होता है, डायरेक्टली हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, अगर से फॉर एग्जांपल मिस्टर डी को अगर जी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? पहले वो किसको बताएंगे? सी को, सी बी को, फिर ए, ई, एफ एंड जी, कुछ इस तरीके से। लेकिन एक चीज सोच के देखो, अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो क्या अर्जेंट मैटर में इस तरीके से कम्युनिकेशन चैनल जा सकता है? बहुत डिले हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक ऑप्शन दिया है हम लोगों को कि हम लोग डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिस्टर डी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ मिस्टर जी।
और जब ये लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो उसे क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, गैंग प्लैंक। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ऐसा होता तो हर बार हर एम्प्लॉय क्या सोचता, मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट करता हूँ ना। बट इसकी एक कंडीशन है कि अगर आप लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इमीडिएट सुपीरियर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो पहले डी क्या करेंगे, सी को इन्फॉर्म करेगा, जी क्या करेगा, एफ को कम्युनिकेट करेगा, और उसके बाद ही ये लोग एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये क्या है, स्केलर चेन है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। जब हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं तो याद रखेंगे दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होता है सोशल ऑर्डर, एक होता है मटीरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर, मटीरियल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मटीरियल ऑर्डर का मतलब होता है राइट थिंग एट द राइट प्लेस। जो चीज जहां पे होनी चाहिए उसको वहीं पे रखना है। हम लोग फोटो में देख सकते हैं कि जो चीज जहां पे होनी चाहिए उसको एग्जैक्टली वहां पे ही रखेंगे उसको। टूल्स है तो टूल्स कहां पे होने चाहिए, टूल रूम में होने चाहिए। ये क्या है, मटीरियल ऑर्डर है। सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर मींस राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। जिस इंसान को जो काम आता है उसको वही काम देंगे ना हम लोग। अगर मुझे अकाउंटिंग का काम आता है तो अकाउंटिंग ही जॉब दी जाएगी। ये क्या है, सोशल ऑर्डर। सो याद रखेंगे ऑर्डर के अंदर दो चीज है, एक है मटीरियल ऑर्डर और एक है सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी मतलब जो भी एम्प्लॉयज है उनको इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों को बैलेंस मेंटेन करना है, हर एम्प्लॉय के बीच में बैलेंस मेंटेन करेंगे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिस होना चाहिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नॉर्मली क्या होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय हमारे वहां पे आ गया है तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे वहां पे ही रहेगा। अगर वो बार बार जॉब छोड़ के जा रहा है, उसकी जगह पे नया एम्प्लॉय आ रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, पहले नए एम्प्लॉय को लेके आ रहा हूं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बहुत कॉस्ट इनकर हो रही है। इससे अच्छा है कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, वो लोग हमारे वहां पे ही रहेंगे तो अच्छी बात है हमारे लिए। सो बेसिकली एम्प्लॉयज कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाने चाहिए, स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय को नहीं जाना है, उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। सो ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कहीं ना कहीं लेबर टर्नओवर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम ही रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। हमेशा क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब हम लोग हमारे एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। एम्प्लॉयज को एनकरेज करेंगे कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है या कोई भी चीज है, तो आप उसको यहाँ पे लेके आ सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। हम उसको पूरी तरह से क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। सो इनिशिएटिव की बेस पे, इनिशिएटिव के बेस पे क्या होगा, एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ जाता है, एम्प्लॉयज हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। सो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल याद रखेंगे, इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को बोलेगा कि आपके पास जो भी इनिशिएटिव है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट, एस्प्रिट डी कॉर्प्स, मतलब कोऑपरेशन। मतलब क्या, कि सब लोग मिल के काम करेंगे। फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, फीलिंग ऑफ वननेस। अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। साथ में ही मिलके काम करना है, ऑब्जेक्टिव उतनी ही आसानी से क्या करेंगे हम लोग, अचीव करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्पिरिट डी कॉर्प्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। ये हमने देखे हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, सबसे इंपॉर्टेंट है। और याद रखना एग्जाम में ऐसा नहीं है कि 14 में से सर कोई भी 6 पढ़ के जाए तो चलेगा, नहीं, 14 के 14 पढ़ने हैं, क्योंकि वो लोग कोई भी प्रिंसिपल स्पेसिफिकली भी पूछ सकते हैं शॉर्ट आंसर में या कैसे भी। सो प्रिंसिपल सारे पढ़ेंगे, कोई भी प्रिंसिपल स्किप नहीं होना चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। नेक्स्ट अब हम लोग जो देखेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। इन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं उसको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। याद रखेंगे ये कौन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल कौन थे, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सो इनके प्रिंसिपल्स को देखेंगे एक एक करके डिटेल में, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें दिया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या दिया है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजन किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होना चाहिए। डिसीजन कभी भी ट्रायल एंड एरर मेथड पे नहीं होना चाहिए, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, नहीं, ये चीज गलत है। हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे, सोच समझ के ही हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। साइंटिफिकली प्लान करेंगे हर चीज को। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ट्रायल एंड एरर मेथड, हिट एंड मिस मेथड, ऐसा कुछ भी हमको यूज करना नहीं है। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एक दूसरे के साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है। एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर क्या करेगा, एनलाइटेंड एटीट्यूड रखेगा एम्प्लॉय के लिए। अगर कोई गेन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो वो गेन किसके साथ शेयर करना है, एम्प्लॉय के साथ शेयर करना है। और इन रिटर्न एम्प्लॉय क्या करेगा, तो वो डिसिप्लिन के साथ काम करेगा, लॉयल्टी के साथ काम करेगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारे बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एम्प्लॉयर ने किसके बारे में सोचा था, एम्प्लॉय के बारे में, एनलाइटेंड एटीट्यूड रखा था, गेन को क्या किया था, शेयर किया था। और एम्प्लॉय रिटर्न में क्या कर रहा है, तो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है, लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही खुश होने चाहिए ना। मेन इश्यू कहां पे आता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेके होता है, पैसों को लेके, सरप्लस को लेके। सो एक्चुअली देखा जाए तो बेनिफिट तो दोनों को मिलना चाहिए। सो हम लोग सरप्लस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही क्या हो, सेटिस्फाइड हो, दोनों को ये ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम दोनों को अच्छा खासा सरप्लस मिला है, हम दोनों को ही बेनिफिट मिला है। सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट, डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में ना वर्क को डिवाइड करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है। मतलब जो प्लानिंग वाला पार्ट है वो कौन करेगा, टॉप लेवल। और जो इंप्लीमेंटेशन वाला काम है वो कौन करेगा, तो बेसिकली मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल। सो प्लानिंग का पार्ट अलग रखेंगे, इंप्लीमेंटेशन का पार्ट अलग रखेंगे। सो वो चीज हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन को कंपल्सरीली फॉलो करना ही है। टॉप लेवल करेगा प्लानिंग का काम, मिडिल लेवल और लोअर लेवल करेगा इंप्लीमेंटेशन का काम। सो डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां तक आई होप सभी को क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ दी वर्कर्स। मतलब जो वर्कर्स है ना, उसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से सिलेक्ट करेंगे। पहले तो सोच समझ के सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। क्यों, ये स्टेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अगर मैंने सिलेक्शन में कोई गलती की, ट्रेनिंग में कोई गलती की, तो आगे जाके मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही मुसीबत आएगी। भारी किसको पड़ेगा, हमको ही भारी पड़ने वाला है। तो इसीलिए सिलेक्शन के टाइम पे सोच समझ के सिलेक्ट करना है। साइंटिफिक तरीके से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, किसी को भी नहीं रखेंगे, सोच समझ के एम्प्लॉय को हमारे वहां पे रखेंगे और फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। मतलब टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, वर्क मेथड है, काम करने का तरीका एकदम स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल मैकडी, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स के अंदर कभी जाओ, बर्गर खा के देखो एक बार, उसका टेस्ट है, उसका साइज है, एकदम सेम होता है, कभी कोई डिफरेंस नहीं आता। उनका जो वर्किंग मेथड है, काम करने का जो तरीका है, वो भी एकदम सेम है। बर्गर को पैक करने का तरीका भी एकदम सेम है, बर्गर बनाने का तरीका भी क्या है, एकदम सेम है। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन है। हर ऑर्गेनाइजेशन कब आगे आ सकता है, जब वो स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करे। सो याद रखेंगे, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड लास्ट, मेंटल रिवॉल्यूशन। जब हम लोग मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसका मतलब है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही खुद खुद की मेंटालिटी चेंज करेंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा और एम्प्लॉय किसके बारे में सोचेगा, एम्प्लॉयर के बारे में। एम्प्लॉयर क्या सोच रहा है कि एम्प्लॉय को भी हम लोग पार्टनर की तरह कंसीडर करेंगे हमारी इंडस्ट्री में। अगर उनको भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो डेफिनेटली वो भी हमारे वेल विशरी बन जाएंगे, वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे कंपल्सरी। सो बेसिकली मेंटल रिवॉल्यूशन, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्मूथली हम लोग क्या कर सकते हैं, काम को कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। पहले हमने क्या देखा था वीडियो में, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये प्रिंसिपल्स सबको क्लियर होने चाहिए। आई होप सभी को यहां तक पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बोल सकते हैं। आज का वीडियो यहां तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।